हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम फिर से एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपके सीआरपीएफ के लिए तैयारी चल रही है, सारी की सारी डेट्स आपको दी हुई हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम कैसा आता है ये दिखाने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। कल भी हमने एक मैथ का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था और आज भी हम मैथ का प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे। तो मैथ के जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है इससे पहले, तो आप उससे देख लेना कि प्रीवियस ईयर से हमारे कितने क्वेश्चन मैच होते हैं और आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो यहाँ पर। क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था कि इस तरह के क्वेश्चन से अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस करें तो क्या हमारे एग्ज़ाम में भी हम अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ या आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ, तो क्या आप उससे अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं। तो क्लासेस का टाइम बता देता हूँ एक बार मैं आपको। सुबह डेली 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। आज सुबह आपकी क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो क्लास में आपकी नहीं बना पाया। दोपहर 12 बजे आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है और शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। तो हिंदी में भी मैंने देखिए CISF का प्रीवियस ईयर सोल्व कराया है आपको। 50 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आज फिर से शाम को 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 2 पार्ट में हम कवर कर लेंगे। मैथ भी आपको एक प्रीवियस ईयर कल कराया है और एक आज करा दूंगा। रीजनिंग में भी आपको कभी NTPC वाले क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, कभी SSC GD वाले, CHSL वाले, SI वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। आपने कुछ चैप्टर्स बताए हैं जो मुझे आपको कराने हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए आपके देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको चैप्टर की प्रैक्टिस करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये कल के प्रैक्टिस सेट में भी था क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर कल कराया था, और आज भी है। तो इस तरह का जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है डेली आपको मिल रहा है। और मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि जब भी आपसे बोले कि दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जो हमको संख्या ना दी हो सबसे पहले उसको मानना है, तो हमको तीसरी संख्या यहाँ पर नहीं दी है। या बोले कि जिससे बोले कि इतना ज़्यादा है या उससे ज़्यादा है, यहाँ पर बोला है ना कि तीसरी संख्या से, तो जिससे बोले उसको मान लेना है 100। 100 का प्रतिशत होता है तो पूरा पूरा हम 100 मान लेते हैं। अब इसने बोला है क्रमशः, तो यानी क्रमशः कैसे आएंगे, सबसे पहले 1 फिर 2, यानी पहली और दूसरी। पहली कितनी ज़्यादा है तो वो है 20% ज़्यादा, तो 120 हो जाएगी। दूसरी है 40% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। इसने बोला है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो जाएगा 120 अनुपात 140। तो कितना हो गया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो 6 अनुपात 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहली और दूसरी का बोला है तो 6 अनुपात 7 होगा। अगर दूसरी और पहली का बोलता तब 7 अनुपात 6 होता। तो किसी भी कंडीशन में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। हमसे पहली दूसरी पूछा है तो 6 7 ऑप्शन ए लगाना है। ऑप्शन बी अगर लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहाँ पर बोला है कि एक धनराशि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही फॉर्मूला लगता है PRT/100। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिए। हमसे क्या बोला है कि एक धनराशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमको टाइम भी दिया है। क्या पूछा है कि ब्याज दर पर 3 गुनी जाए कितने वर्षों में, यानी कि टाइम हमसे पूछा है कि टाइम कितना होगा। ना ही हमको राशि दी है ना ही कुछ दिया है, सिर्फ हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है। मान लेते हैं कि अगर मूलधन हमारा 1 है तो कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा हमारा 1 से कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब देखिए, जो इसका साधारण ब्याज होगा वो तो 2 होगा, क्योंकि 2 में 1 जो हमारा मूलधन है वो ऐड करेंगे तभी तो राशि टोटल 3 होगी। अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मूलधन 1 है, P का मान रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R हमको 5% दिया है, T टाइम हमको निकालना है कितने समय में, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और कितनी हो जाती है 2, क्योंकि बराबर में साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज रख दिया। 20 पंजे 100, तो टाइम कितना आ गया हमारा 20 साल।
ठीक है, और मल्टीप्लाई टू ये वाला रह गया, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और करेक्ट आंसर हमारा 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, देखिए, एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, आप देख लेना कि पहिए वाला ही क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से जो उसने चक्कर लगाए थे उसमें परिभ्रमण की जगह बोला था कि 4000 चक्कर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, शायद 60 किलोमीटर या इस तरह से कुछ बदला हुआ हो, लेकिन चक्कर हमारे 4000 ही हैं जो आपको पीछे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। और उसमें मैंने एक बताया था कि जो पहिया होता है वो क्या होता है, हमारा सर्किल, और जितनी दूरी वो तय करता है एक चक्कर में वो क्या होती है, उसकी परिधि होती है। मान लीजिए अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, तो जब तक यहाँ तक पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो कवर नहीं कर पाएगा एक चक्कर। तो एक चक्कर क्या हो गया, उसकी परिधि, और किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये हो गया एक चक्कर, और उसने कितने लगाए हैं, 4000 चक्कर। और ऐसा करने में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, आपके पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 4000। अब देखिए हमको आंसर मीटर्स में दिए हैं, अब मीटर में दिया है तो 60 किलोमीटर का मीटर बनाने के लिए 1000 से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। अब 2 से कितना जाएगा 60, 30 बार चला जाएगा। 2 से 2 बार चला जाएगा क्योंकि 4 बच रहा है, या आप ऐसे करिए डायरेक्टली काट लीजिए 4 से 60 को, तो कितना हो गया 15। तो ये आ जाएगा आपका r बराबर, r रह गया आपका 2πr, r बराबर हो गया 15 सत्ते 105, 105/7। और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी बार जाएगी, तो ये चला जाएगा एक बार, 7 एकम 7, 3 बचे, और 7 पंजे 35, 15 करके आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया, तो कुछ छूट गया है। हाँ, क्या छूटा है, देखिए अभी हमारा 22 की कैलकुलेशन करनी छूट गई। तो एक सेकंड, यहाँ से देखिए r बराबर हो जाएगा 105/22, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई तो यहाँ कर ली तो फिर से 7 लिख दिया था। अब हमारा आंसर सही आएगा। तो अब देखिए कितनी बार जा सकता है हमारा, तो 22 तिया 66 और 22 चौके 88, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी बार ले जा सकते हैं इसको, 4 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो जिसमें भी हमारा 4 दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 25 ऑफ 4 - 30 + 2 स्क्वायर + 18, तो कौन सा रूल लग जाएगा, तो सीधे सीधे बोर्ड मास वाला रूल लगेगा। काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के मैं आपको करा चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि बोर्ड मास का रूल कैसे काम करता है और बोर्ड मास किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें कहीं ऑफ दिया है, तो आपको दिया है तो 25 चौके 100 - 30 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो 2 दूनी 4 और प्लस के 18 कितने हो जाएंगे आपके 22। 100 - 30 अगर आप करते हो 70 + 22 हो जाएगा आपका 92, और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो देखिए जब भी हमको रेशियो में क्वेश्चन देता है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि देखिए जिसके सामने जो वैल्यू आपको दी है वही मान लेनी है, लेकिन शर्त क्या है, ये वाली वैल्यूज़ अगर ऊपर नीचे वाली समान रूप में दी है, जैसे x + y दी है और अपॉन में x - y ही दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता, जैसे यहाँ पर दिया है x² + y², रेशियो है तो अपॉन में भी लिख सकते हैं x² - y²। यदि हमसे अपॉन में x - y बोल देता तब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से अब करने वाले हैं। तो हमने इनको आमने सामने लिख लिया, तो यहाँ से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x + के 2y इक्वल में 3x - के 3y। 3y इधर आ जाएगा और 2x उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा x बराबर 5y, और x/y की वैल्यू हो जाएगी 5/1। यहाँ पर सीधे सीधे मान रख दीजिए, x² यानी 25
वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर 1, तो 26/24 आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए कितने से कट जाएगा, तो इसको काट लीजिए 2 से, 13/12। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दुकानदार को ₹46 में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी मिला था जो प्रीवियस ईयर था, और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बल्कि 3-4 तरीक़ों से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। जब भी आपसे बोले कि किसी वस्तु को बेचने पर इतना नुकसान होता है और इतने % का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचे, तो डायरेक्टली 46 इंटू जितना नुकसान हुआ है उसको नीचे लिख लीजिए, तो 92 हो जाएगा। जितना लाभ प्राप्त करना है उसको ऊपर लिख दीजिए, और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो ही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जैसे हम करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 मान लीजिए, अगर उसकी वैल्यू 100 थी तो ऐसे करके करते हैं, और फिर 8% का नुकसान हो गया, तो 8% का नुकसान कितना हो जाएगा, 92। कितने में बेचनी है हमको, 6% का लाभ यानी 106 में। लेकिन 46 रुपये में बेचा तो नुकसान हुआ था, तो 92 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 46 के। तो इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 46/92, हमको 106 की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम बन गई। तो इतना कुछ करने की हमको आवश्यकता ही क्या है जब हम डायरेक्ट इस लाइन पर पहुंच गए। तो बाकी आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना चला जाएगा, तो यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना या हम भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं ही कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 46 से 46 कट गया, तो डायरेक्ट आ गया 53 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 8,500 रुपये में एक टीवी बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 8,500 मल्टीप्लाई कितने का लाभ प्राप्त करना है, 5% का, तो 105 हो जाएगा। हानि कितने की हुई, 15% की, तो ये आपकी 85 हो जाएगी। 85 से 85 चला गया 100 टाइम, और देखिए 100 की 105 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10,500, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंग्लिश वाले खुश हो जाइए, इंग्लिश लैंग्वेज। तो 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में भी रख दिए हैं। तो आप देखिए, मैंने आपसे बोला था, डेली में बोलता हूँ कि अभी आपकी जो क्वेश्चंस हैं इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको ट्रांसलेट भी कर लूँ अदर लैंग्वेज में। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 25 एंड 36 रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी सुन लीजिए कि 2 नंबर कम है तीसरे नंबर से कितने 25% और 36%। द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन सेकेंड नंबर इज। तो बताना है कि जो परसेंटेज है पहले नंबर का कितना कम है दूसरे नंबर से, ये चीज़ें हमको बतानी है। तो चलिए कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तीसरा नंबर हो गया 100, पहली संख्या हमारी 25% कम है तो कितनी हो जाएगी, 75। दूसरी संख्या अगर हमारी 36% कम है तो कितनी हो जाएगी, 64। अब हमको यहाँ पर बताना है कि द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन सेकेंड नंबर। तो देखिए, क्या पहला नंबर दूसरे से कम है, तो आप लोग बोलोगे ये तो है ही नहीं, तो फिर परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, जब पहला नंबर कम है ही नहीं तो प्रतिशत भी कैसे निकल जाएगा कि कितना कम है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आप ये नहीं सोचना कि ये मैंने ट्रांसलेट करने में गलती कर दी, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर में ऐसा ही आया था सेम टू सेम। इसीलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रखी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दीजिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी गलत था, हिंदी लैंग्वेज से भी। अब देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें इतना कर सकते हैं कि दूसरा नंबर पहले से कितना कम है या पहला नंबर दूसरे से कितना अधिक है।
तो चलिए कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर हमसे पूछा कि दूसरा नंबर पहले से कितना कम है, तो कितना कम हो जाएगा, तो 11 कम हो जाएगा, पहले से इंटू में हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, तो 44/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि इसको सही बटे में बनाइए तो कितना हो जाएगा, 14 या 42, 14 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन आपका बन गया। करने का तरीका आपको पता है, बस हमको यही देखना है कि क्वेश्चन करना कैसे है। बाकी क्वेश्चन अगर गलत है तो आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका तालिका, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ग्राफ आपका बहुत ही अच्छे लेवल का आया था और कैलकुलेटिव ग्राफ था। पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, फिर उसके आगे हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। हमसे बोला है कि तालिका का ठीक से अध्ययन करें, आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें और एक राज्य में 5 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत और पुरुषों और महिलाओं के अनुपात दर्शाए हैं। तो सबसे पहला क्या दिया है कि जिला D1, D2, D3, D4, D5, कोई भी जिला मान लीजिए जिसका नाम भी डी से स्टार्ट होता है और उसमें बताया है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो D1 में 15%, D2 में 18%, D3 में 20% और इसी तरह से आगे परसेंटेज चलेंगे आपके। ध्यान ये रखना है कि पुरुष का महिला से अनुपात बताना है, तो पहले पुरुष है फिर आपकी महिला, मेल और फीमेल है। तो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनका है 2:3, 3:4, 2:4। जिले आमने सामने दे ही रखे हैं, किस जिले में कितना, और गरीबी रेखा से ऊपर वाला ये वाला आपका डायग्राम है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला है D3 की कुल आबादी 40,000 रुपये है। तो देखिए टोटल जो आबादी है वो हो गई 40,000 रुपये। आगे बोला है तो जिला D3 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे, तो हमसे गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पूछा है, तो गरीबी रेखा से नीचे की आबादी टोटल क्या होगी, तो टोटल आबादी कैसे निकालेंगे। तो D3 में देख लीजिए गरीबी रेखा से नीचे का परसेंटेज कितना है 20%, तो 20/100 आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 8,000, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक जीरो ज़्यादा हो गया तो 8,000 लिख लीजिए, 8,000 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो लगता है शायद एक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रैक्टिस सेट में मैं लगा दूंगा। शायद एक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया, हो सकता है आगे हो। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 11। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन जो था वो आपका स्किप हो गया है, तो शायद स्लाइड बनाने के चक्कर में क्वेश्चन छूट गया हो। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतने इतने हैं। एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या। ये भी आपको क्वेश्चन कराया था और फॉर्मूला देख लीजिए। मैंने आपको बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल में ले से गुणा में से। इतना आसान क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर दो, काम खत्म। पहली संख्या 24 है, दूसरी हमको निकालनी है, ले से 12 है और में से 12 है और ले से आपका 240। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आगे पीछे रख लीजिए। 24 से 10 बार चला गया तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 120 आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 24,500 अंकित मूल्य के सोफ़ा सेट के ऊपर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है। सोफ़ा सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे हमको दे रखा है अंकित मूल्य 24,500 अंकित मूल्य है और हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। 5% की प्रत्येक 2 छूट दी है, क्रमिक छूट। तो जब भी क्रमिक छूट बोले तो 95% एक हो जाएगा जो उसका विक्रय मूल्य बचेगा, बिक्री मूल्य ही पूछा है। दूसरा भी 5%, तो अब उसके बाद बिक्री मूल्य कितना बचेगा, इतना बच जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100। कितनी बार चला जाएगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 नमे 45। ठीक है, तो 49, 19 और 95, ये कैलकुलेशन करके इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए।
तो जो भी आपका अगर लगभग में भी क्वेश्चन आंसर आता है, वैसे पॉइंटों में है तो पूरा पूरा आ जाएगा, वरना आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठूँ तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट की में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए, डिस्टेंस इक्वल में क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। कितना आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक लॉजिक है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर मिनट। तो मिनट को घंटे में बनाना होगा। स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की, मिनट है 15, तो 15/60 क्या हो जाएगा, हमारे घंटे हो जाएंगे। तो कितने घंटे, 1/4 घंटे। और 12 चौक 72 नहीं होंगे, 12 चौके 48 होते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 और 3, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72। तो आपका 18 किलोमीटर का आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इसमें हमको दिया है, देखिए रेशियो वाला है, बहुत आसान है। और सेम इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ जब आपसे वृद्धि करवाता है। तो जब वृद्धि होती है तो वो भी आपको पता है क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको विज्ञान दिया है यानी साइंस, दूसरा मैथ है, और भाषा का अध्ययन यानी लैंग्वेज लिख लीजिए 2:4:9। अब हमसे बोला है कि यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो नया अनुपात। तो देखिए 10%, 20%, 40% की वृद्धि अगर 2, 4, 9 में करें तो कैलकुलेशन पॉइंटों में हो जाएगी। तो हम इसको 200 मान लेंगे, इसको 400, इसको 900। 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। अब दूसरे में करनी है हमको 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 480। और तीसरे में करनी है 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा हमारा 126, 1260। तीनों के जीरो काट लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, क्या क्या अनुपात आएगा। तो 11, 24 और यहाँ पर आ जाएगा 63। तो आपका विज्ञान, गणित और भाषा, तो नया अनुपात क्या बन गया, 11, 24, 63। तो ऑप्शन नंबर डी। एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, और जो फोर्थ लाइन वाले एग्ज़ाम होते हैं देखिए उनमें बस 2 या 4 ही क्वेश्चन आपके टफ आएंगे, और उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है जिससे आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। आराम से अपना पेपर देना है और उनको लास्ट में करना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं। तो आसानी से आप अपने क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा, जैसा आप बोल रहे हो कि सर सारे के सारे जितने भी फोर्थ लाइन के एग्ज़ाम हैं एसएसबी से लेकर के सारे। लेकिन मैं बता दूं, जो नेवी वाले अगर आप करने लगे, नेवी और एसएसबी वाले आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो उनका मैथ अलग आता है, वो इंटर लेवल का मैथ आता है, और उसमें वहाँ पर लॉग, लिमिट, तो ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उनको आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उनके चक्कर में ना पड़ें तो बेहतर है। जो करा रहा हूँ उस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और जो आपको टारगेट दिया था वो आप लोग पूरा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यार शेयर करो। अगला क्वेश्चन है कि क्लास 9 यानी कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 है। तो देखिए 9th क्लास है, छात्र कितने हैं 6, और एवरेज कितना है उनका 48 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24 और 4 28। तो 288 हो गया आपका योग। आगे हमसे बोला है कि परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में पाया गया कि 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा देख लीजिए कि अगर हमने जो गलती की है उससे हमारे जो अंक हैं वो बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो आपने देखा कि अंक तो बढ़ गए, पहले 45 थे लेकिन गलती से 54 कर दिया। तो भैया जितना बढ़ा है उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ा, 9 हमारा बढ़ गया, तो इसमें से 9 कम कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 972। और इसको टोटल से फिर से एवरेज निकालना होगा। सही औसत क्या है, तो सही औसत 6 छात्र थे, तो कितना हो जाएगा, काट लीजिए, पहले 3 से काट लीजिए, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 46.50 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए जो समझने वाली है वो बात ये है कि अगर 54 से 45 हो जाता तो क्या करते। देखिए पहले अगर 54 होता और बाद में 45 हो गया तो यानी कम हो गया, तो फिर ये 9 जुड़ जाता कि जितना कम हुआ है उतना बढ़ा लीजिए, तो हमारा सही निकल जाएगा। अब हमारा बढ़ा करके लिख दिया था तो उसका कम कर लेंगे जिससे कि हमारा सही हो जाए।
तो बस इतना सा काम आपको करना है कि ये देखना है कि बढ़ा है या घटा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर 16:9, द रेशियो ऑफ दियर पैरामीटर इज। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ी सी खुशी तो हुई होगी कि चलिए 2 ही सही क्वेश्चन तो इंग्लिश में आए। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो देखिए स्पेस नहीं बचेगा और दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जो कि मेरे पास अभी टाइम है नहीं, तो इसलिए आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो बोल रहे थे कि सर मेंसुरेशन करा दीजिए, बहुत टफ है, क्वेश्चन नहीं होते हैं, छूट जाते हैं, तो मैं तुमको बोलूँगा कि भैया पहले मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लीजिए सारे। एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को ही देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिना फॉर्मूले के ये भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर देखिए जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आप बोलोगे कि इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम एरिया। एरिया हमको दिया है, स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो स्क्वायर ये बन गया हमारा। अब देखिए ये स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, जो हमको भुजा दी होती है उसका वर्ग होता है। तो 2 हमारे ए स्क्वायर्स हैं, पहला मान लिया A1, दूसरा मान लिया A2। इन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं यानी भुजा स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, उनका रेशियो 16:9 है। भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, A1 आ गई 4 की और A2 आ गई हमारी 9 की। अब देखिए हमसे बोला है पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है, 4A होता है। अब रेशियो में अगर हम निकालते हैं 4A1/4A2, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो इनके जो हमारा पैरामीटर बनेगा, तो इनके पैरामीटर का अनुपात भी 4:9 ही होगा, सॉरी 3, क्योंकि यहाँ पर हमने 9 का वर्गमूल नहीं निकाला, 4:3। अब देखिए ऑप्शंस आप देखोगे, ऑप्शन तो 4:3 कोई है ही नहीं, तो लेकिन ए ऑप्शन देखिए इन्होंने क्या किया है, 4A किया है, तो यानी 4A कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 3, तो 16/12, यानी कि इनको इस तरह से लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हालांकि देखिए 16:12 ये चीज़ इन्होंने गलत लिखी है, क्योंकि रेशियो में जब तक कटता है जब तक हम उसको काट लेते हैं, तो दोनों चीज़ें हमारी सही हैं। अगला क्वेश्चन आगे हमको दिया है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% प्रति वार्षिक दर से 2 साल के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹205 है। तो देखिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना है, ₹205। सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है कितना होगा, तो क्वेश्चन को करने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। वो क्यों, ऑप्शन देख लीजिए, जो भी 205 से कम होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैं तरीका आपको बता ही दूंगा, लेकिन क्वेश्चन करना कैसे है एग्जाम में, टाइम कैसे बचाना है, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर 2 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो साधारण ब्याज तो उससे कम ही होगा, जाहिर सी बात है। 210 205 से ज़्यादा है, 220 भी ज़्यादा है, 250। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। तो हमारा कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 5% रेट पर 2 वर्ष के लिए ₹200। सीधा सा हिसाब है। अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे है, तो क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। तो 5% कितना होता है हमारा, 1/20। तो राशि पहले साल 20 से 21 हो गई, दूसरे साल 20 से 21 हो गई, तो टोटल जो राशि थी वो ₹400 की थी, हो कितनी गई, 441 हो गई 2 साल बाद। और जो इनका अंतर होगा वो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ₹41 का, लेकिन हमसे बोला है ₹205 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ₹2000 हो जाएगी। तो जो हमारे पास राशि थी 2000 थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और साल हैं आपके 2, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ये आ जाएगा आपका ₹200। 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, वही आया आपका सेम। लेकिन देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हो आप, तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि आपने कितना ज़्यादा टाइम मैनेज किया। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, तो वो मैनेज इसी तरह से होगा। आप डिजिट नंबर देख लीजिए, डिजिट सम से कर लेते हैं हम, इकाई अंक से देख करके कर लेते हैं, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। ऑप्शन देख करके हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये बताने वाली चीज़ें होती हैं, सिखाने वाली नहीं।
क्योंकि बताने से ही आप लोग सीख जाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके लिए क्वेश्चन अलग से लेकर के आऊँ, अलग से कोई पर्टिकुलर क्लास आपके लिए बनाई जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ना ही आपको कहीं ऐसे क्लास मिलेगी अलग से। आपको बस यही प्रैक्टिस सेट में समझाना पड़ता है, तो वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, बस ध्यान से सुनिए। क्योंकि कुछ क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट चलाया, आवाज़ बंद करी, 2x स्पीड करी और खुद से क्वेश्चन करने स्टार्ट। तो कभी कृपया सुन भी लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन आगे हमको दिया है, D1 में कुल जनसंख्या, टेबल सारी पढ़ के बता दी थी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। D1 में कुल जनसंख्या कितनी है? 30,000 रुपये, सॉरी 30,000 है, जनसंख्या तो रुपये में होगी नहीं, कुल जनसंख्या 30,000। D1 में गरीबी रेखा से नीचे, तो जो प्रतिशत है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला ही है, तो कितना है कि महिलाओं की संख्या क्या होगी? तो D1 कितना है? 15%। तो सबसे पहले निकाल लीजिए इसका 15%। 15% यानी D1 में जनसंख्या कितनी है गरीबी रेखा से नीचे, तो कितनी हो जाएगी? 4500 रुपये। अब पूछा है कि उनमें भी गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या का रेशियो है 3 और टोटल है 5। तो 5 नम 45, 3 नम 27, तो 2700 रुपये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर से हमारा बोर्ड मास वाला रूल लगेगा। सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ऑफ। ऑफ इसमें दिया नहीं है, तो ऑफ के बाद क्या होगा? ब्रैकेट सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ सोल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5। लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ भी सोल्व करना है मल्टीप्लाई। 3 2 5 और 5 कितने हो गए? 25 हो जाएंगे, माइनस 3 दूनी 6 और 12 में मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 72। 25 पंजे 125 माइनस 72 कितना हो गया? 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर बताना है कि 40 छात्रों की औसत आयु 12। तो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे? 40 छात्रों की औसत आयु 12, तो उनका योग कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। जब एक शिक्षक की आयु को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो 40 छात्र और एक शिक्षक कितने हो गए? 41। औसत 1 से बढ़ जाता है, पहले 12 था, औसत 13 हो गया, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगा आपका 533। दोनों का अंतर कितना होगा? तो दोनों का अंतर हो जाएगा 53। तो हमारे शिक्षक की आयु कितनी हो गई? 53 साल। दूसरा तरीका क्या है? तो देखिए 40 छात्र हैं, औसत आयु 12 वर्ष, शिक्षक भी शामिल कर लो, तो शिक्षक की भी इन 40 छात्रों का योग हो गया और एक योग हमारा शिक्षक यानी टीचर, सारे मिलकर क्या कर दिया इन्होंने? टोटल 41 हो गए और इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 13। तो इनका ये वाला योग और ये वाला योग बराबर होगा, और यहाँ से कैलकुलेशन करने पर टीचर की हमारी जो आयु है वो निकल जाएगी। दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन दोनों में करनी होगी। तो हमने ये ना लिख करके क्या क्या चीज़ें लिखी, तो हमने सिर्फ इतना लिखा 90 गुणा 12, 41 गुणा 13 और कैलकुलेशन कर ली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो फटाफट से लिख दीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये कितना दिया है आपको? 27। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो एक क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी लंबाई हो जाएगी हमारी 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यहाँ पर रख लेते हैं, l की यूनिट कितनी है? 3x और b का मान है x, बराबर में 27 हो जाएगा। 3x स्क्वायर 27, 3 से 9 बार कट जाएगा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यदि चौड़ाई 3 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 9। आयत की परिधि यानी परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई 9 है, चौड़ाई 3, दोनों का योग 12 और 12 की 2 में मल्टीप्लाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 हो जाएगा उसका आयतन। तो एक आयत का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, आयत की परिधि, तो हमारी 24 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जिस क्वेश्चन पर भी स्टार करता हूँ वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है। और देखिए कंसेप्ट हमको पता है, बस एक लॉजिक वाली चीज़ है जो आप लोग गलत करते हो, और हमेशा क्वेश्चन में आप लोग वहीं पर गलती करते हो और गलत हो जाता है, या तो छोड़ देते हो, करते नहीं हो, करते हो तो गलत कर लेते हो। वो क्या है? तो देखिए
दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दी है, तो 500 किलोमीटर दी है। तो दो स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे, तो 9 बजे ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की ओर जाती है, तो ये बी है। अब बी से देखिए सेम टाइम पर क्या होता है, 10 बजे, यानी 1 घंटे बाद 10 बजे बी से ट्रेन निकलती है और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की तरफ, यानी कि विपरीत दिशाओं में जा रही हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो चालें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बताना है कि किस समय वे दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी। तो देखिए कंसेप्ट ये है कि हमको टाइम करना होता है इक्वल, और आप लोग टाइम इक्वल नहीं करते हो, डायरेक्ट अपना आंसर करने लगते हो। तो ए को 1 घंटा आगे चला लीजिए जिससे कि टाइम हमारा दोनों तरफ 10 हो जाए। तो जब हमने ए को 1 घंटा चलाया तो 1 घंटे में यानी 60 किलोमीटर चल जाएगी। पहले दूरी 500 थी, 60 किलोमीटर ए ने कवर कर ली। अब दूरी कितनी बची, 480 हमारी दूरी बची। अब ए भी 10 बजे से लगाएंगे ए का टाइम, बी का भी 10 बजे से लगाएंगे। ए चलती है 60 की स्पीड से, बी चलती है 40 की स्पीड से, दोनों की चाल जुड़कर हो गई 100। कितनी देर में मिल जाएंगी, तो 48/10, तो कितना हो जाएगा, काट लीजिए इसको, तो 24/5 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब सॉरी 440 होगा ना कि 480, 440, तो ये हो जाएगा 22/5। अब 22/5 कितना होगा, तो देखिए 22 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तो 1 आ गया। इधर कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ऊपर कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास स्पेस बच जाएगा। अब देखिए 22/5, तो कितना शेष रह गया, 4 + 2/5, तो इसको भी निकाल लीजिए इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 4 घंटे 24 मिनट में हमारी मिल जाएंगी। तो देखिए टाइम पूछा है टाइम, तो 10 बजे वे चलना स्टार्ट की थी, 10 बजे स्टार्ट हुई थी ये वाली भी और ये वाली भी। 10 बजे के बाद वो 4 घंटा 24 मिनट में मिल जाएंगी, तो 4 घंटा 24 मिनट अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14:24 और 14:24 2:24 PM। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। लॉजिक क्या था, लॉजिक सिर्फ इतना था कि टाइम को इक्वल कर लीजिए, दोनों को सेम टाइम पर चलाइए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन भी हो गया, हालांकि सारी चीज़ें आपको पता है, रूल वही लगेगा। चाल और दूरी, ट्रेन प्रेन सब में यही चलता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ देखिए कुछ नहीं करना, इसको याद करना है और डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आता है, आराम से इसको याद कर लीजिए, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, रमा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमा हरि से दुगना तेज काम करता है, फिर हरि अकेले यह काम कितने दिन में पूरा कर देगा। तो रमा प्लस के हरि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। रमा और हरि यहाँ पर दिया है इनकी इफ़िशियंसी, तो यदि रमा 1 की इफ़िशियंसी से काम करता है तो हरि 1 से करता है तो रमा 2 से, क्योंकि रमा दोगुने तेज़ी से काम कर रहा है। हरि से दुगना तेज काम करता है रमा, तो इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, तो हमने 2 गुनी कर दी। फिर हरि अकेले यह काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर इनकी इफ़िशियंसी रख दीजिए, रमा 2 से और हरि 1 से, दोनों मिलकर 3 की इफ़िशियंसी से 15 दिन में कितना काम कर देंगे। तो टोटल काम निकल गया हमारा 45। टोटल काम 45 था, हमसे पूछा है कि हरि अकेले, तो हरि की इफ़िशियंसी कितनी है 1, तो 45 काम को 1 की इफ़िशियंसी से 45 दिन में ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और देखिए इस क्वेश्चन में एक टेक्निकली एरर है जो कि आपके एग्जाम से ही है, तो वो दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ रखा है, और मैं देखिए इसका आंसर भी बताऊँगा कैसे है। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है। देखिए जो व्यास होता है और क्षमता का जो अनुपात होता है
तो क्षमता का अनुपात व्यास के वर्ग के अनुपात में होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्षमता के अनुपात को ही मान करके आंसर किया है। हम भी क्षमता के अनुपात को ही मानकर अपना आंसर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है, तो यानी कि बी की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो अगर ए 1 है तो बी क्या हो जाएगा 2, सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन। अब हमसे क्या बोला है, ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यदि दोनों जुड़े हैं, दोनों काम करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल 20 कितना था, एक की वैल्यू हमको 20 दे रखी है, तो 20 कम 20 हो जाएगा। तो टोटल जो वर्क आ जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 की इफिशियंसी से 20 काम कितने समय में करेंगे, तो 6 सही 2/3 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आगे की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो आप फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो। अगर कोई आपका डाउट या आपकी क्वेरी रह जाती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दो। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।